नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ टाटा स्टील के बारे में। तो यहाँ पे मैं सर्च करने वाला हूँ टाटा स्टील। तो टाटा स्टील के ऊपर मैं इसीलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि कुछ अ, हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बना के आपको शेयर किया था। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने मतलब बैक कमेंट्स भी किया था कि टाटा स्टील के ऊपर रीबाउंड्स नहीं होने वाला है। टाटा स्टील फिर से वापस नहीं आएगा, तो और भी ज़्यादा गिरेगा। तब भी मैंने आपको बताया था कि टाटा स्टील के कुछ पॉइंट्स पॉजिटिव है, जिसके कारण स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फिर से रिबाउंड कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके जाना चाहूँगा। अगर चार्ट को देखें तो टाटा स्टील का हालत देखिए, जिस तरीके से करेक्शन हुआ था, वो कोई छोटा-मोटा क्रैश तो है नहीं। ओवरऑल अगर टॉप लेवल से ग्राउंड लेवल तक देखूँ तो 30 टू 33% के आसपास क्रैश हो चुके थे। उसके बाद कंपनी कितने रिकवरी किया? ओवरऑल जो रिकवरी हुआ है, अगर मैं इस रिकवरी पॉइंट से देखूँ, तो ओवरऑल रिकवरी जो हो चुके हैं करीबन 24% हो चुके हैं। तो 33% करेक्शन हुआ था और नीचे लेवल से जहाँ से मैंने इस कंपनी के ऊपर मतलब एज़ ए कंटिन्यू किया, जहाँ पे मैंने इस कंपनी के ऊपर कुछ क्वांटिटी को एडिंग किया, वो लेवल से कंपनी 24% मुझे गेन दे चुके हैं। तो जब यहाँ पे इस नीचे लेवल को मतलब 52 वीक 52 वीक लो को टच किया, तब मैंने आपको वीडियो बना के भी शेयर किया था। तब मैंने आपको बताया कि इस सिचुएशन बहुत स्ट्रांग है, इस सिचुएशन से कंपनी रिबाउंड कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मैंने बैक टेस्टिंग भी करके आपको दिखाया था। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम टू सेम हालत था। पहले टच किया 52 लो को, उसके बाद देखिए टाइम लगाया, मानता हूँ मैं टाइम लगे, करीबन 435 दिन लग चुके थे और 435 दिनों में करीबन करीबन 24% का यहाँ पे जंप देखने को मिला। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पहले एक कोविड के टाइम के कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा फॉल हुआ था। उस टाइम में भी फिर से आपको मैं बता दूँ, करीबन 22 मंथ्स लगे थे। 22 मंथ्स का मतलब होता है अराउंड 2 साल के आसपास। तो 2 साल में कंपनी एवरेज जो यहाँ पे रिटर्न दिया था, एक बार रिटर्न दिया 58%, दूसरी रिटर्न पहले रिटर्न था 8.5%। इसको मैं एवरेज करूँ तो करीबन देखा जाए तो 35% के आसपास आते हैं। तो 35% के आसपास होने के कारण मतलब साल भर की अगर डेटा के कैलकुलेशन करके देखूँ, तो अराउंड 15 से 16% के आसपास कंपनी रिटर्न दिया। तो देखिए, अगर मैं साल भर की इसको कैलकुलेट करूँ तो 16% के आसपास तो मिला। तो इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकती है? उससे भी पहले अगर मैं जाकर देखूँ तो देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ था? यहाँ पे भी सेम टू सेम हालत था। यहाँ पे भी देखिए जब एंट्री पॉइंट्स मिला, वहाँ से अगर रिकवरी पॉइंट्स तक देखूँ तो करीबन 20% का गेन मिला। और एंटी पॉइंट से अगर मैं और करेक्शन देखूँ तो 20% गिरा था। उस 20% से यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। 20% जो गिरा था, उस 20% से मैं एक बार सेकेंड ट्रेड लेता, तो ओवरऑल मुझे 48% का गेन मिलता। तो कहने का मतलब है इस तरीके से आपको बहुत बार कंपनी आपको वो सिचुएशन दिखाएंगे, वो सिचुएशन अपॉर्चुनिटी देने वाला है। तो आपको सिर्फ कंपनी के डिटेल्स के ऊपर स्टडी करके कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग देखकर काम करना है। देखिए टाटा स्टील, जो स्टील कंपनी के एक बेस बोन है, टाटा ग्रुप के एक बोन्स है। बोन्स मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जमशेदजी टाटा ने टाटा स्टील के ऊपर जिस तरीके से बिजनेस को स्टार्ट किया, अगर उस स्टोरी को अगर आपने बायोग्राफी में पढ़ेंगे, तो मतलब आपका एक मतलब इस टाटा ग्रुप के ऊपर आपको एक ट्रस्ट जो बिल्ड होगा, शायद आप कभी भी इतना बिल्ड नहीं कर पाए हैं। मैंने जब स्टोरी को पढ़ा तब मुझे पता चला कि हाँ, स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में टाटा स्टील जिस तरीके से स्ट्रगल किया, जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, आज उसका फीडबैक मिल रहा है, आज उसका फायदा मिल रहा है। हाँ, टाटा स्टील के ऊपर मैं ट्रस्टेड हूँ। हाँ, मानता हूँ स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होता है, क्योंकि मार्केट ग्लोबली मार्केट के ऊपर जिस तरीके से इम्पैक्ट आएगा, उसका सीधा-सीधा इफेक्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर पड़ेगा। फिर भी मैं छोटे-मोटे क्वांटिटी के साथ रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, एज ए स्विंग बेसिस में, क्योंकि मैं इस टाटा स्टील को इसीलिए पॉजिटिव मानता हूँ। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट देखूँ, तो रिजल्ट में कभी भी दिक्कत वाला बात है नहीं। हाँ, मानता हूँ कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, फिर भी कंपनी में सेल्स इतना खराब नहीं है कि 55,000 करोड़ से सीधा-सीधा 5,000 करोड़ बन गया, ऐसे बिल्कुल तो नहीं है। तो 55,000 करोड़ से मतलब करीबन 55,000 से 53,000 बने और एक्सपेंस मिटाने के बाद जो प्रॉफिट रेशियो है 500 करोड़ से 300 करोड़ बने। मानता हूँ कंपनी का प्रॉफिट डाउन हुआ, तो फिर भी कंपनी क्यों भाग रहा है? क्योंकि देखिए उससे पिछले सालों में देखा है तो कंपनी लॉस किया था, इसी टाइम ऑफ पीरियड में कंपनी लॉस किया था, तो उसको रिकवरी करके कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया। तो कंपनी स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का ग्रोथ तो होगा ही, क्योंकि इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्ड हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बूस्ट आ रहा है।
तो उस जगह पे स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सारे कंपनीज ग्रोथ कर रहा है। अगर मैं पीआर ग्रुप से देखूँ तो जेएसडब्ल्यू स्टील, इसका भी अगर डेटा देखें तो एक बार मैं चार्ट आपको दिखाया तो देखिए यहाँ पे भी बूस्ट देखने को मिला, यहाँ पे भी पंप देखने को मिला। उसी तरीके से अगर मैं जिंदल स्टील को देखूँ तो उसका भी चार्ट अगर देखे तो वो भी देखिए किस तरीके से करेक्शन हुआ था, उसके बाद रिकवरी करा है। मतलब सारे स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खुद को धीरे धीरे करके रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए मैं पहले आपको मेंशन किया था कि जब कोई एक इंस्टीट्यूशन माल बेच रहा है और उसका माल दूसरा इंस्टीट्यूशन खरीदारी कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो ग्रोथ होने का चांसेस जरूर होगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन तब माल खरीदते हैं जब उसको उस कंपनी के ऊपर पोटेंशियल दिखे। तो मेरा पॉइंट कहने का मतलब यही है कि जब भी किसी कंपनी के ऊपर काम करे तो सारे वेरिफिकेशन करके काम करे, मतलब सारे डिटेल्स को चेक करके करे। और दूसरी बात, हर जगह पे हम लोगों को क्या होता है ना, एंट्री लेने का एक चस्का लग जाते हैं। मतलब क्या है, थोड़ा सा करेक्शन हुआ तो एक मुझे शायद मान के चलिए यहाँ पे एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल में मैं क्या करूंगा, खरीदारी करूंगा। ऐसे बिल्कुल मत करिए, क्योंकि हमेशा कोई स्ट्रेटजी बेसिस में, आपके टेक्निकल बेसिस में काम करिए। जैसे मैं जिस टेक्निकल बेसिस को काम कर रहा हूँ वो है 52 वीक का हाई एंड लो। तो 52 वीक का हाई लो के स्ट्रेटजीज के हिसाब से काम कर रहा हूँ। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको मैं कैसे किया जाता है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। प्लीज इसको रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिए। आप एक बार आपके एडवाइजर के साथ बातचीत करिए, क्योंकि हर किसी का काम करने का नजरिया अलग अलग होता है। मैं खुद के रिस्क कितना लेना है वो मुझे पता है, आप कितना रिस्क लेने वाले हैं वो एक बार आपके एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए, क्योंकि पैसा आपका ही है। तो सोच समझ कर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे देखिए मैं इंडिकेटर में जाऊंगा और उसके बाद मुझे यहाँ पे सर्च करना है 52 का हाई लो। तो 52 हाई लो को जब सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके से स्ट्रेटेजीज आपको देखने को मिलेगा। इस स्ट्रेटेजीज के बेसिस में आपको मैं बता दूं, इस स्ट्रेटेजीज के बेसिस में आपको एडिंग करना है। और एडिंग करने के बाद आपको देखिए जब भी एडिंग करेंगे तो ऊपर में एक लाइन दिखेगा, नीचे एक लाइन दिखेगा। इस ऊपर लाइन का मतलब होता है 52 का हाई का लाइन, और नीचे लाइन का मतलब होता है 52 का लो का लाइन। तो मैं कुछ करता नहीं हूँ, मुझे सिर्फ 52 लो को टच करने का इंतजार करना है। जब भी चार्ट आकर नीचे टच करे तब मेरा डिसीजन होता है पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव डिसीजन ऐसे नहीं है कि हर कंपनी के ऊपर ले लूंगा। कंपनी के बेस, कंपनी का फ्यूचर, कंपनी का फंडामेंटल एंड कंपनी का स्ट्रेंथ, ये सारी चीजों को देखने के बाद ही मैं काम करता हूँ। हाँ, रिक्सी तो है, अभी भी कंपनी का वैल्यूएशन हाई है, प्रॉफिट मार्जिन भी कम है, मानता हूँ। फिर भी स्टील कंपनी के ऊपर इस तरीके से सिचुएशन चलता रहता है, तो मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर छोटे क्वांटिटी के साथ प्ले कर रहा हूँ। बाकी अगर कंपनी में स्ट्रेंथ स्ट्रांग होता, वैल्यूएशन सस्ता होता तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी के साथ प्ले करता। तो बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम कीजिए। एक एक बार चीज़ों को वेरीफाई करिए, उसके बाद काम करिए। मेरे आज के वीडियो दिखाने का मेन ही मकसद ये नहीं था कि कितना मुझे प्रॉफिट चल रहा है। मेरा मकसद ये था, मैं आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि स्ट्रैटेजीज में कितना इंपॉर्टेंस होते हैं। अगर उस स्ट्रैटेजीज को आपने सही तरीके से बैक टेस्टिंग करके देखा तो जब भी अपॉर्चुनिटी मिलता है उस अपॉर्चुनिटी को मैं मिस नहीं करता हूँ। तो यही आपको मैं समझाने के लिए इस वीडियो लेके आया था। तो प्लीज़ इस वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिए। मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए सारी चीज़ सीखने के लिए, जानने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।